वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी लिफ्ट में चढ़ते हुए डर लगता है कि ये नीचे गिर जाएगा, या फिर ट्रक के पीछे गाड़ी चलाते टाइम डर लगता है कि भाई इसका सामान अभी गिर जाएगा? अगर हाँ तो कांग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, आप भी मेरी तरफ फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज के फैन हो, जहाँ अपनी लास्ट मूवी के 14 सालों बाद ये फ्रेंचाइज थिएटर में वापस आई है मौत का नंगा नाच दिखाने के लिए और मरने के 100 तरीके दिखा के हमारी गांड फाड़ने के लिए। जिसमें यस मूवी का गिल्ट प्लेजर यही है कि हमें लोगों को नए नए और क्रिएटिव तरीके से मरते हुए देखना पसंद है, लेकिन साथ साथ में हमें एक बात तो सिखा देती है कि मौत को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार और अगर आप सबको नहीं पता कि मैं क्यों इतना हाइप कर रहा हूँ या फिर आप भूल गए हो तो चलो मैं आपकी मेमोरी ताजा कर देता हूँ। देखो, फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का स्टार्टिंग से यूएसपी रहा है कि आपको डेथ के क्रिएटिव सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें आपको गेस करना होता है कि सामने वाले कैरेक्टर्स की डेथ कैसे और कब होगी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये मूवी फ्रेंचाइज कोई हैप्पी एंडिंग तो सर्व नहीं करती है, तो हर कैरेक्टर का मरना तो तय होता है, लेकिन जो वो चेन रिएक्शंस होते हैं ना, जो हमें दिखाए जाते हैं, जिसमें हर डेथ के पहले उसके कुक होने का सीन दिखाया जाता है, वही इस फ्रेंचाइज का यूएसपी बनाता है। वैसे तो हर मूवी का एक बेस लाइन सेम ही होता है, लेकिन इस बार ब्लड लाइन्स में एक डिफरेंट टेक लिया जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में 1969 में आयरिस कैम्पबेल और उसके बॉयफ्रेंड से स्टार्ट होती है, जो कि स्काई व्यू नाम के एक हाई टावर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि एक चेन रिएक्शंस की वजह से पूरा का पूरा टावर गिर जाता है, जिसमें सारे लोग जो वहां आए थे उनका मरना तय होता है। लेकिन आयरिस को एक विजन आता है जिसमें वो ये सब पहले ही देख लेती है एंड वो उस दिन सबकी जान बचा लेती है। लेकिन बात ये होती है कि उस दिन के बाद जो जो लोग बचे होते हैं उनके लेटर ऑन परिवार और अपने अपने खानदान बन चुके होते हैं। अब मूवी के हिसाब से मौत को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उसके काम के बीच में आए, क्योंकि अगर आप आते हो तो आपको भयानक और दर्दनाक मौत मिलती है। तो ऐसे ही कई सालों तक स्टेफनी, जो कि आयरिस की पोती होती है, उसको अपनी ही नानी के स्काई व्यू वाले घटना के सपने आते हैं। तो परेशान होके स्टेफनी अपनी नानी से मिलने जाती है, जिसने मौत को कई सालों तक चकमा दिया होता है एंड अपने फैमिली के डेथ चेन रिएक्शंस को रोका हुआ होता है। बट वही है ना कि मौत एक सबसे खतरनाक शिकारी की तरह होती है, जो कि बस वेट ही कर रही होती है और बहुत सालों से गुस्से में होती है। तो बस जैसे ही आयरिस फाइनली एक गलती करती है तो मौत सेकंड ने लगाती है उसे अपनी ही पोती के सामने एक भयानक मौत देने के लिए। और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच, जहाँ एक एक करके कैसे मौत आयरिस के ब्लड लाइन को मारती है, जिनको कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट मी, ये आपको थिएटर में ही देखना चाहिए। तो देखो, अगर आपने भले इस फ्रेंचाइज के पहले के किसी भी मूवी को ना देखा हो, लेकिन आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसके क्लिप्स तो जरूर देखे होंगे। ये मूवी फेमस ही है अपने डेथ सीन्स को दिखाने के लिए, जहाँ पे आपको गेस करना होता है कि कहाँ और कैसे सारे कैरेक्टर्स मरने वाले हैं। इवन अगर कुछ बात भी करनी है इस मूवी के बारे में तो भी यही टॉपिक आएगा कि अरे यार वो डेथ अच्छा नहीं दिखाया, अरे यार उस बंदे की खोपड़ी बड़ी अच्छी फूटी थी। जहाँ सुनने में इतना अजीब लग रहा है, लेकिन इस फ्रेंचाइज ने ऐसे ही सीन्स पे अपना पूरा फैंडम खड़ा किया है। जहाँ मैं ब्लड लाइन्स को इस सीरीज का सबसे बेस्ट मूवी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए आज भी सबसे बेस्ट तो फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2 ही है। लेकिन जहाँ इसके पिछले पार्ट्स में एक ही प्लॉट लाइन एंड जो मूवी का स्क्रीन प्ले एक ही जैसा होता था, ब्लड लाइन्स कुछ नया लेके आती है इस फ्रेंचाइज में। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स हमें डेथ को एज एंटिटी के रूप में रीइंट्रोड्यूस करती है, जो कि इस फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट में किया गया था। सोचो, एक ऐसा विलन जिसको आप देख ही नहीं सकते हो, पकड़ ही नहीं सकते हो, जिससे आप जीत ही नहीं सकते हो, लेकिन उसके प्रेजेंस को फील कर पाते हो, उसको आते हुए महसूस कर सकते हो एंड भाई साहब उसको गुस्सा दिलवाया ना तो वो आपकी गांड मारने में जरा सा भी देर नहीं लगाएगी। मेरा मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट ही वो था जब एरिक और बॉबी वो हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन वाले रूम में होते हैं एंड जब वो बॉबी अकेले होता है रूम में एंड पूरा रूम डार्क हो जाता है एंड सिर्फ आप धीरे से एमआरआई मशीन के लाइट को जलते हुए देख पाते हो। आप समझ जाते हो कि हाँ, डेथ आ गई है अपना क्लेम करने के लिए एंड उस सीन में आप गेस करते रह जाओगे कि कौन और कैसे मरेगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी को स्क्रीन प्ले का पावर कहा जाता है। मूवी में वो डेथ सीन ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी जो कुकिंग होती है ना, उसी में सारा मजा आता है। तो फाइनल वर्डिक्ट में क्या सच में ब्लड लाइन्स अपने पिछले सारे मूवी से बेटर था? हाँ भी और ना भी। देखो, ये मूवी डेफिनेटली एक न्यू ट्विस्ट लाती है, जिसमें हमें डेथ के न्यू रूल्स एंड स्टोरी से फेमिलियर करवाया जाता है। लेकिन अगर ग्रेटर स्केल पे देखते हो तो ब्लड लाइन मूवी का एक एक डेथ सीन उतने ग्रैंड लेवल पे फील नहीं होते हैं जैसे इसके पिछले पार्ट्स में हमें दिखाए गए थे। मतलब हमें एक एक सीन्स पहले की मूवी में एक ग्रेटर स्केल्स पे दिखाए गए थे विद प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे सीजीआई का कुछ ज्यादा ही यूज करके वो डेथ एंड ब्लड को दिखाया जाता है, जो कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे स्टूपिड भी लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस मूवी में डेथ नहीं बल्कि उसके कुक होने में ज्यादा मजा आता है। खैर देखो, मूवी डेफिनेटली वन टाइम वॉचेबल तो है। मेरी तरफ से इस मूवी
को 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आप एक डिसेंट हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको ये मूवी रेकमेंड करूंगा। बाकी मिलते हैं मिशन इम्पॉसिबल के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।